हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ अपने प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस की डिस्कशन को आगे बढ़ाना है। लेक्चर्स में एज बिफोर जैसे हम पहले लेक्चर्स में करते हैं वैसे ही करेंगे। आपको मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट भी समझाऊंगी, साथ में ये भी प्रूफ दूंगी कि क्या हमने अपनी नोटिंग के अंदर या वीडियो लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चनों को पहले ही कवर किया हुआ है या नहीं कवर किया गया है। तो ये प्रूफ देना बनता है एक बार, ताकि आपकी सारी की सारी टेंशन जो स्टडी मटेरियल से है, जो नोटिंग से है, वो आपकी दूर हो जाए, क्योंकि ये आपके पूरी लाइफ का सवाल है। यदि एक अटेम्प्ट आपका रह जाता है थोड़ी सी मिस्टेक के कारण, तो इसमें आपकी लाइफ पर उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती कि भाई इस तरीके की आपको टेंशन हो। साथ में आपको एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज भी करेंगे। ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, एक तो रिवाइज होगा आपका कंसेप्ट, प्लस आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ये आपका पार्ट नंबर 4 है जो हम आपके साथ कंटिन्यूटी में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर के की तरफ आगे बढ़ते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर के कहता है, स्ट्रेटेजिक एक्शंस आर ऑलवेज इन रिएक्शन टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। कहने की कोशिश करता है ये कि जितने आप स्ट्रेटेजी के अंदर एक्शंस लेते हो वो हमेशा रिएक्शन है किस चीज का? इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आने का। सिंपल भाषा में, यदि इन्वायरमेंट में चेंज आता है तभी स्ट्रेटेजी एक्शंस में आप काम करते हो, यानी कि रिएक्ट करते हो। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो आप आंसर देंगे दैट इज इनकरेक्ट। कहता है रीजन, समझा देती हूँ आपको मैं एक बारी। आप हमेशा जब भी स्ट्रेटेजी बनाते हो, कभी भी स्ट्रेटेजी एक्शंस आप करते हो, तो वो पार्टली प्रोएक्टिव है, पार्टली रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि एक्टिंग इन एडवांस। जब आप पहले से कुछ सरकमस्टांसिस को इमेजिनेशन में लेकर सोचकर अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हो, एडवांस में स्ट्रेटेजी बना लेते हो, तो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव इन नेचर। लेकिन जब आपके सरकमस्टांसिस या सिचुएशंस देखने के बाद आगे प्लानिंग करते हो, आगे स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो वो रिएक्शन इन नेचर कहलाता है। तो क्वेश्चन आपका था कि सारी जो स्ट्रेटेजी एक्शंस बनाते हो या स्ट्रेटेजी बनाते हो आप, वो सभी रिएक्शन है किसका? यदि इन्वायरमेंट में चेंज आता है तो हम कहेंगे इनकरेक्ट, क्योंकि आपका स्ट्रेटेजी एक्शन पार्टली इज अ प्रोएक्टिव एंड पार्टली इज रिएक्टिव इन अ नेचर। तो ये तो था कंसेप्ट की बात। हमने ये लेक्चर्स के अंदर डिटेल में समझा हुआ है, और डिटेल में कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए आपको लेक्चर्स हमने रेफर करने पड़ेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने ये कहाँ लिया था। जिनके पास नोट्स हैं उनको पेज नंबर 64 पर मिलेगा ये क्वेश्चन आपको, और जिनके पास नोटिंग नहीं है वो वीडियो लेक्चर्स को देख के भी कर सकते हैं और यहाँ से भी एक बार समझ लो। क्या लिखना है आपको आंसर? सबसे पहले इनकरेक्ट। क्या आंसर लिखेंगे फिर इनकरेक्ट के अंदर? स्ट्रेटेजी इज अ पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। ओल्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 के अंदर ये कंसेप्ट है स्ट्रेटेजी का, लेकिन आपको देखो अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये क्वेश्चन आ गया। इसीलिए हमारे कंसेप्ट आपके थोड़े वीक रह जाते हैं, क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस मैनुअल में लिंकिंग ही कुछ इस तरीके की है कि चैप्टर 1 में क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन कंसेप्ट आता है चैप्टर नंबर 2 में या चैप्टर नंबर 5 में। इसलिए हम समझ नहीं पाते, अच्छे से कर नहीं पाते, हर क्वेश्चन हमारा कवर नहीं हो पाता। तो वो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो जो टेंशन थी आपकी कि हम कैसे कवर करेंगे, ये तो मैंने नोटिंग के थ्रू पहले ही बना के आपकी टेंशन को दूर कर दिया है। सेकेंड बुलेट पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव इन नेचर। यानी दो चीजों का जोड़ है, एक पार्टली प्रोएक्टिव का और पार्टली रिएक्शन का। फिर प्रोएक्टिव का मीनिंग दे दें कि एक्टिंग इन एडवांस, पहले से सोचना, सरकमस्टांसेस जो फ्यूचर के अंदर होने वाले हैं उनके बारे में सोचना, समझना, स्ट्रेटेजी बनाना प्रोएक्टिव इन नेचर कहलाता है। और रिएक्टिव का मीनिंग क्या है? जो भी यदि आपने जो सरकमस्टांसेस हैं वो बियॉन्ड द कंट्रोल चले गए, तो उसके ऊपर आपको एक्ट करना, रिएक्ट करना अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, तो वो कहलाता है रिएक्टिव इन अ नेचर। तो ये आपने लिखा, और ये शॉर्ट नोट में भी दे रखा है। प्रोएक्टिव का मीनिंग एक्टिंग इन एडवांस, यानी कि प्री प्लान, और रिएक्टिव का मीनिंग इन रिएक्शन ऑफ द समथिंग।
ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा मोर प्रोएक्टिव होना चाहिए, लेस रिएक्टिव होना चाहिए। ये एमसीक्यू पे भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, और इसी तरीके से करेक्ट और इनकरेक्ट के फॉर्म में भी आ सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमने लास्ट में रखी। अब आपके साथ मेजर करते हैं कि क्या आपका प्रैक्टिस मैनुअल में जो आंसर दे रखा है हमारी नोटिंग से मैच खाता है या नहीं खाता है। क्वेश्चन नंबर आपका था ये सेकंड का के पॉइंट। चलिए सबसे पहले आंसर क्या था, ये इनकरेक्ट कहता है, बिल्कुल ठीक है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आप देखिए क्या कहता है, स्ट्रेटेजिक एक्शंस आर टिपिकली ब्लेंड ऑफ दो प्रोएक्टिव एक्शंस। और सेकंड क्या है आपका, सेकंड यहाँ से देखिए रिएक्शन, ठीक है, दो चीजें यानी कि पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या करते हो आप इसमें, आपकी क्या है, फ्रेश मार्केट कंडीशन डेवलपमेंट के आप समझ के उसको अनएंटिसिपेटेड जितनी डेवलपमेंट है उनके बेस पर रिएक्टिव कंडीशन लगाते हो। क्या ये हमने मार्केट की फ्रेश मार्केट कंडीशन वगैरह पॉइंट लिखा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे आप रिएक्शन के अंदर आपको मिलेगा एज पर द फ्रेश मार्केट कंडीशन। तो मिल गए आपको कीवर्ड, तो सब मिल गए, अच्छे से मिल गए, क्लियर होगी कहानी। तो चलिए आपका ये क्वेश्चन आपका यहाँ से मैंने आपको मेजर करवाया, मिलवाया कि क्या आपका ये टॉपिक अच्छे से मिलता है या नहीं मिलता है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एल पॉइंट। एल पॉइंट कहता है आपका सक्सेसफुल बिजनेस हैव टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्वेश्चन को समझो पहले, कहता है कि हर एक सक्सेसफुल जो बिजनेस है उसको अपने एनवायरनमेंट के जितने फैक्टर्स हैं जितने एलिमेंट्स हैं उनको समझना पड़ता ही पड़ता है। यदि उसे बिजनेस को सक्सेस की तरफ लेके जाना है तो उन्हें इन्वायरमेंट के सभी फैक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई ही शक है ही नहीं। क्यों, क्योंकि जब तक आप इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस को नहीं देखते हो तब तक कभी भी बिजनेस अपनी प्रोस्पेरिटी की तरफ सक्सेस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसको हमने एक बार देखा क्वेश्चन को, अब समझ लेते हैं आपके साथ। तो क्वेश्चन देखिए ये रहा, सक्सेसफुल बिजनेस हैव टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, करेक्ट और इनकरेक्ट। क्वेश्चन ये आपको दिखेगा पेज नंबर 14 पे, क्योंकि हमने कंसेप्ट के साथ सब क्वेश्चंस आपके साथ अटैच किए हुए हैं। तो आंसर है आपका बिल्कुल करेक्ट। आपको लिखना क्या है, 4 पॉइंट लिखने हैं। कौन से 4 पॉइंट हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। चार्ट के बाद जो 4 पॉइंट है उनको आपको एग्जाम में लिख के आना है। सबसे पहले जितने फैक्टर्स हैं, जब भी क्वेश्चन में फैक्टर्स की बात आए ना, जब भी फैक्टर्स की बात आए तो आप लिख सकते हो, जैसे जितने भी आपको फैक्टर्स लिखे, इकोनॉमिक है, सोशल कल्चर है, टेक्नोलॉजिकल है, ये सभी फैक्टर्स आप ले सकते हो। एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट एंड दीज फैक्टर्स कीप चेंजिंग रेगुलरली। अब ऑर्गेनाइजेशन कभी भी जब भी पैसिव रहता है टुवार्ड्स द चेंजेस इन एनवायरनमेंट, दैट मीन्स एनवायरनमेंट की तरफ कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ध्यान नहीं रखता है, तो वो अपने चेंजेस को बिजनेस में एबिलिटी रहती ही नहीं है ताकि उनको वो अडोप्ट कर पाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल यदि किसी को बिजनेस चलाना है, बनना है, तो उनको हैव टू रिकॉग्नाइज द चेंजेस और द फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। लास्ट लाइन आपको जो लिखनी है कि बिजनेस हमेशा कंटिन्यूसली जो मॉनिटर करता है एनवायरनमेंट के फैक्टर्स को, वही बिजनेस प्रोस्पेरिटी और सर्वाइव की तरफ आगे बढ़ेगा। दैट मीन्स कि यदि हर एक बिजनेस को सक्सेस चाहिए तो उसे एनवायरनमेंट को देखना भी है और जितने चेंजेस आए हैं उनको अडोप्ट भी करना है ताकि वो सर्वाइव कर सके और प्रोस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ सके। तो ये 4 बुलेट पॉइंट है। डिटेल डिस्कशन के लिए डिटो सेम कि आपको क्या करना है, लेक्चर्स को देखना है, लेक्चर्स में सब कवर है। ये तो जस्ट आप रिवीजन पार्ट कह लीजिए एक तरह से, और एक प्रूफ कह लीजिए कि हम आपको ये बता पाएँ कि नोटिंग में सब कुछ पहले से गिवन है। यदि मैं सिर्फ बोल देती आपको कि नोटिंग सब कुछ गिवन है तो आप विश्वास थोड़ी ना करते। अभी आपको हर चीज़ दिख रही है तो आपको विश्वास करना, ट्रस्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। अभी मिलाते हैं आपके साथ एल पॉइंट का आंसर क्या था, करेक्ट था। सक्सेसफुल बिजनेस बनना है तो हैव टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट मीन्स ये तो क्वेश्चन से लाइन हो गई, लेकिन फिर भी मैंने ये लाइन आपको लिख के दे रखी है। तो देखो, सक्सेसफुल बिजनेस हैव टू रिकॉग्नाइज द चेंजेस और फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। आगे उनको अडेप्ट भी करना पड़ेगा अपने सारे के सारे बिजनेस में जितने चेंजेस हैं। तो बिजनेस को मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड अडेप्ट द एनवायरनमेंट टू सर्वाइव एंड प्रोस्पर। ये लाइन भी अब मैच कर लो
कि क्या है पूरे बिजनेस मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर द एनवायरमेंट फैक्टर्स शुड अडॉप्ट द चेंजेस टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। डिट्टो सेम लाइन मैच करवाई मैंने आपको। 100% आपका ये भी क्वेश्चन आपकी नोटिंग से मैच मिलता है और पूरी की पूरा क्वेश्चन के पेपर में आता है। मैंने पहले ही आपको लिख के दिया कि ये 4 पॉइंट लिखने हैं, जिससे आपका प्रेजेंटेशन पेपर में सोच के देखो क्वेश्चन आ रहा है और आप ऐसे लिख के आते हो तो कोई ताकत ही नहीं जो आपका रिजल्ट आने से रोक दे। बस आपको इसी तरीके से तैयारी करते जाना है, आपका जो सक्सेस है वो ही सर्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका एम पॉइंट है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये कहता है कि जो सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट था उसके अंदर गवर्नमेंट से रिलेटेड और पॉलिटिकल से रिलेटेड जितने फैक्टर्स थे वो भी आते हैं, नहीं आते हैं। गवर्नमेंट का जो इन्वायरमेंट है वो अलग है ना। हमने पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ा था, इसको कहाँ पढ़ा था, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट में, जिसमें 3 फैक्टर्स हमने किए थे, गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल और एक आपका लीगल। तो पूरा करेक्ट है, सोशल कल्चर में कभी भी हम पॉलिटिकल या लीगल को नहीं लेते हैं। तो ये तो हुआ क्वेश्चन की बात। अब चलते हैं आपके साथ हम कि क्या हमने इसकी नोटिंग ले रखी है या नहीं ले रखी है। तो क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन को मैच कर लेते हैं, क्या हमने मिला है या नहीं मिला है हमारी नोटिंग में। तो क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 42 पर। यहाँ देखिए, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आपको क्या कर देना आंसर, दैट इज इनकरेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया। अब क्या करोगे इसमें एक्सप्लेन, सोशल कल्चर गवर्नमेंट पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट का एक्सप्लेन करके आ जाओगे। अब इसके लिए आपको डिस्कशन, आपको मैक्रो इन्वायरमेंट के एलिमेंट्स में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आपको ये मिलेगा लेक्चर नंबर 7 में। लेक्चर नंबर 7 के 6 पार्ट्स हैं, उनमें आपको पूरा मैक्रो इन्वायरमेंट के सब एलिमेंट मिल जाएंगे। उसी में आप देखेंगे तो आपको बहुत आराम से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट के अंदर हमारा काफ़ी बड़ा टॉपिक है जो आपको लिखना है। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट इंट्रोडक्शन लिख देना, एंड देन फिर कंसर्न, एटीट्यूड, ये सब है। और गवर्नमेंट के अंदर यदि आप देखो तो 3 ही फैक्टर्स हैं, गवर्नमेंट, लीगल और पॉलिटिकल। तो हम नहीं कहते हैं कि सोशल कल्चर में पॉलिटिकल और लीगल दोनों आते हैं या गवर्नमेंट फैक्टर्स आते हैं। क्लियर होगी कहानी। तो ये क्वेश्चन आपका एम पॉइंट था। एक बार फिर भी पढ़ा देती हूँ आपको मैं, हालांकि ये सब कवर है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, आंसर है बिल्कुल इनकरेक्ट, क्योंकि सोशल कल्चर में कभी गवर्नमेंट और जो आपके लीगल या पॉलिटिकल फैक्टर्स नहीं आते हैं। सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में कंसिस्ट करता है फैक्टर्स रिलेटेड टू आपके किस पे, जैसे सोशल एटीट्यूड है या कल्चर वैल्यूज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जितने वैल्यूज नॉर्म्स हैं, फैब्रिक्स है सोसाइटी के, वो सब आते हैं सोशल कल्चर इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये सब बातें लिखनी थी जो हमने सोशल कल्चर इन्वायरमेंट के अंदर पहले ही हम पढ़ चुके हैं। तो वहीं से आप रेफर करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से, बल्कि आपको मैं ये कह सकती हूँ, यदि आप ये लिख के आओगे ना पॉइंट जो मैंने सोशल कल्चर गवर्नमेंट को भी लिख के आना, आपके प्रैक्टिस मैनुअल में ना यहाँ गवर्नमेंट को, यहाँ जो ये एम पॉइंट है इसके अंदर पॉलिटिकल गवर्नमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, लेकिन आपको मस्ट है करके आना है। कहता है आपको एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि आपको लिख के आना है। नहीं विश्वास हो तो पास्ट ईयर के जो पेपर के जो सजेस्टेड आंसर होते हैं उनको एक बार चेक कर लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट यदि इसको भी लिख के आएगा ना डिट्टो, तब भी उसको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। क्यों, क्योंकि ये इसने 2 चीज़ों को पूछा, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट के अंदर आपके क्या गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आता है, क्या नहीं आता है। तो पहले बताओ तो सही गवर्नमेंट पॉलिटिकल में आता क्या है, फिर इनकरेक्ट बता के सोशल कल्चर को बताओ, गवर्नमेंट पॉलिटिकल में आता क्या वो भी बताओ, तब जाके अच्छे नंबर आएंगे। रही बात लाइन की, तो लाइन आपको मैं बिल्कुल मिलवा देती हूँ। आपको अपनी नोटिंग जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना, जो नोट्स आपको दिख रहे हैं या जो जिन्होंने बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं, तो उनके लिए एक बात है, आपको हमेशा इन नोट्स में एक्स्ट्रा ही चीज मिलेगी, कम तो है ही नहीं, कम का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर पॉइंट को मिलाओ, देखो ये रहा रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशनशिप, इम्पैक्ट ऑफ सोशल एटीट्यूड, पूरी डिट्टो लाइन मिलेगी। इन्वायरमेंट इंक्लूड दोस फैक्टर विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन रिलेशनशिप, सोशल एटीट्यूड, कल्चर वैल्यूज, डिट्टो सेम मिला के देख लो, क्या ये वाली लाइन आपकी मिल गई क्या, ठीक है। क्लियर होगी कहानी। इसी तरीके से आपको ये वाली पॉइंट भी अपने पूरे सोशल कल्चर इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं अपनी नोटिंग में मिल जाने हैं। काफ़ी आपका लगभग 1.5 से 2 पेज का टॉपिक लिखा हुआ है, तो उसके अंदर डेफिनेटली मिल जाएगा।